हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर की एडुकेशन दूंगी। आज हम लोग एडुकेशन का जो चैप्टर करेंगे वो चैप्टर का नाम है अधिगम और अधिगम का तंत्र। लेकिन उसके पहले मैं तुम लोग का इसका सिलेबस बता दे रही हूँ। तुम लोग का जो फोर्थ सिलेबस है उसमें है अधिगम और अधिगम का तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षक तकनीकी एंड सांख्यिकी। तो ये चारों सिलेबस में से मैं तुम लोग को क्वेश्चन आंसर दे दूंगी और 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन करना है वो तुम लोग को लेसन 1 एंड 4 से करना है और 2 मार्क्स का जो है वो तुम लोग को सभी लेसन से करना है एंड 5 मार्क्स का है वो आएगा 2 एंड 3 लेसन से 5 मार्क्स का आंसर। तो उसके पहले मैं तुम लोग को आज जो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और क्वेश्चन आंसर देने वाली वो है अधिगम और अधिगम का तंत्र से। इसका आंसर आज मैं ये चैप्टर से 2 मार्क्स का आंसर तुम लोग को दे दूँगी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा एंड इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बताने के साथ साथ समझा भी दे रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तुम लोग को समझा दे अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब है सीखना। मनोवैज्ञानिक ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। सीखना मतलब क्या, हम लोग छोटे से ही जन्म के बाद से ही बच्चा सीखना चालू कर देता है। जैसे शिशु जन्म से ही सीखता है, जैसे पहले वो माता के स्तन से दूध पीना सीखता है, उसके बाद ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है, भूख में रोना सीखता है। उसके कुछ दिन बाद वो माता पिता रिश्तेदारों को पहचानना, उन्हें पुकारना, उनका अभिवादन करना, कपड़े पहनना, चलना, दौड़ना, ऐसे उसके बाद विद्यालय जाना। इसी तरीके से वो सीखते रहता है। सीखने का जैसे हम लोग बोलते हैं कभी सीखने का समाप्ति नहीं है। हम लोग जितना दिन जीवित है हम लोग का सीखना चालू रहता है। तो ये सीखने का जो चीज़ है इसका कुछ शर्त है। जैसे पहला शर्त है सीखने के लिए पहले हम लोग को क्या होगा, तैयार होना चाहिए। उसके बाद प्रयास एवं त्रुटि करना है। प्रयास एवं त्रुटि क्या है, यदि हम पेड़ से आम तोड़ते हैं तब हम अनेक बार पत्थर मारते हैं एवं किसी प्रयास में आम टूटकर नीचे आ जाता है। तृतीय शर्त है पुनर्वलन। पुनर्वलन मतलब एक ही काम तुमको रिपीट करना है। यदि हम कोई कार्य सफलतापूर्वक करते हैं अथवा सीखते हैं एवं इसमें हमें सही अनुक्रिया के लिए पुनर्वलन प्राप्त हो जाता है तब हम उस अनुक्रिया को पुनः दोहराते हैं। फोर्थ है अभ्यास। यदि हम किसी कार्य को एक बार करना सीख लेते हैं एवं उसे फिर से नहीं दोहराएंगे तो हम लोग का अभ्यास नहीं रहेगा, हम लोग भूल जाएंगे। तुम लोग ही देखो, अगर एक बार पढ़ाई याद करके उसको तुम लोग बहुत दिन तक छोड़ दिए तो क्या होगा, भूल जाओगे अभ्यास नहीं रहने से। जैसे मैथ प्रैक्टिस नहीं करने से हम लोग भूल जाते हैं, तो इसी को कहते हैं अभ्यास। इसको बार बार दोहराना पड़ेगा तुम लोग को। और ये जो सीखने का प्रक्रिया है इसका 2 पार्ट है, उद्दीपन और अनुक्रिया। तो चलो अभी हम लोग फिलहाल इसका जो शॉर्ट आंसर है वो कर ले, फिर बाद में तुम लोग को ये चैप्टर से मैं विस्तार में समझा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है अधिगम की अवधारणा क्या है। अधिगम या सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करते रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करता है, इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अधिगम के लिए आवश्यक 2 शर्तों उल्लेख करो। अधिगम के लिए आवश्यक शर्त है, पहला सीखने वाले की अभिप्रेरणा अथवा सीखने के लिए तैयार होना और दूसरा है बहु अनुक्रियाएं करना अर्थात प्रयास एवं त्रुटि। यदि हम पेड़ से आम तोड़ते हैं तब हम उनके बाद अनेक बार पत्थर मारते हैं एवं किसी प्रयास में आम टूटकर नीचे आ जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की विशेषता क्या है। अधिगम की 2 विशेषताएं हैं, एक है निरंतरता और 2 है सार्वभौमिकता। निरंतरता का क्या मतलब है, अधिगम की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और सार्वभौमिकता क्या है, अधिगम का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्य में ही नहीं पाया जाता, ये संसार के सभी स्थानों में, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, परिपक्वता का अधिगम पर क्या प्रभाव है।
शरीर और मस्तिष्क की जैविक तैयारी। अधिगम तभी प्रभावित होता है जब व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और तंत्रिका तंत्र की परिपक्वता हो। जैसे उदाहरण, बच्चा तभी चलने सीखता है जब उसके पैर की मांसपेशियां और हड्डियों में परिपक्वता हो, मतलब जोड़ हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गेसल का परिपक्वता का सिद्धांत क्या है? गेसल के अनुसार सीखना तभी प्रभावी होता है जब जैविक परिपक्वता पूरी हो जाती है। विकास का एक स्वाभाविक क्रम होता है जिसे बलपूर्वक बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट आते हैं, परिपक्वता और अधिगम में 2 अंतर लिखो। परिपक्वता एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उम्र के साथ होती है, जबकि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है जो अनुभव, अभ्यास और शिक्षा से होता है। 2 नंबर, परिपक्वता एक निश्चित आयु तक ही होता है, जबकि अधिगम की गति बाहरी वातावरण, अनुभव और अध्यापक पर निर्भरशील है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर में, अभिप्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव है? अभिप्रेरणा अधिगम की चाबी है। यदि व्यक्ति के भीतर सीखने की इच्छाएं और आवश्यकताएं प्रबल हो तो कोई भी ज्ञान, कौशल या व्यवहार सीखना सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा में अभिप्रेरणा बढ़ाने का उपाय क्या है? शिक्षा को रुचिकर और आकर्षक बनाना। 2, विद्यार्थी की प्रयासों की सराहना करना। 3, यथार्थवादी और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। 4, प्रतिस्पर्धा की भावना का संतुलित करना। एवं 5, सफलताओं का अनुभव कराना। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, हिलगर्ट के अनुसार स्मृति क्या है? हिलगर्ट के शब्दों में स्मृति वो मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, स्मृति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। एक में है, इसमें कूट संकेतन, संचयन और पुनरुद्धार की प्रक्रियाएं शामिल होती है। 2 नंबर में है, स्मृति के अभाव में व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान या सीखी गई बातों का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, मैकडूगल ने कल्पना को कितने भागों में बांटा है? यहाँ देखो छक से तुम लोग को समझाए हैं, तुम लोग क्वेश्चन का आंसर में भी लिख सकते हो और नहीं तो छक में ही समझा देना। कल्पना को 2 भागों में बांटा गया, पुनरुत्पादक और उत्पादक। उत्पादक का 2 भाग है, रचनात्मक और सृजनात्मक। नेक्स्ट आए 12 नंबर क्वेश्चन, अधिगम पर कल्पना का क्या प्रभाव है? 1 नंबर, रचनात्मक सोच का विकास। कल्पना का सबसे बड़ा प्रभाव रचनात्मक सोच के विकास में होता है। जब विद्यार्थी कल्पना करते हैं तो वे किसी समस्या के नए समाधान खोजते हैं जिससे उनकी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। उदाहरण, विज्ञान की नई खोज, साहित्य की रचनाएं आदि। 2 नंबर में आते हैं पॉइंट में, आत्मविश्वास में वृद्धि। कल्पना के द्वारा नए विचारों की उत्पत्ति से विद्यार्थी आत्मनिर्भर बनते हैं। वे खुद से प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खोजते हैं और समाधान प्रस्तुत करते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, अवधान कहने से क्या तात्पर्य है? अवधान मन की वो क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, कार्य या विचार पर अपने चित्त को एकाग्र करता है और अन्य बातों की उपेक्षा करता है। अवधान के बिना स्मृति, चिंतन, अभिप्रेरणा आदि मानसिक क्रियाएं भी प्रभावी नहीं हो पाती। उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, अवधान की किन्हीं 2 विशेषताएं को लिखो। मानसिक प्रक्रिया, किसी वस्तु या विचार पर ध्यान लगाने के लिए मन की वस्तु विशेष के प्रति संचालित करना पड़ता है। जैसे पढ़ने के लिए मन को पुस्तक की ओर संचालित करना पड़ता है। नेक्स्ट, तत्परता। अवधान की प्रक्रिया के क्रम में हमारा मन और शरीर अनुरूप प्रतिक्रिया करने को तैयार रहता है। यही तत्परता विभिन्न वस्तु या उत्तेजकों में से किसी खास का चयन कर हमें चेतना केंद्र में लाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अवधान भंग होने के किन्हीं 2 प्रकार को परिचय दो। 1, थकान के कारण व्यक्ति किसी वस्तु पर अवधान या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। 2, जिस वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति में रुचि नहीं होती उसमें वो अवधान केंद्रित नहीं कर पाता। जब तुम लोग को फोन देखने का मन होता है तो तुम लोग को पढ़ाई में तो मन लगता नहीं। अगर गार्जियन, पेरेंट्स जोर से भी बोलेंगे कि चलो पढ़ो, तब भी मन नहीं लगेगा क्योंकि उस समय तो मन फोन में पड़ा हुआ है। इसका एक सरल उदाहरण है यही। चलो नेक्स्ट आते हैं
16 नंबर क्वेश्चन में रुचि क्या है? रुचि या अभिरुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुआ है, जिसका अर्थ अंतर होता है। जब किसी कार्य में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है और कार्य में स्वयं सक्रिय रूप से सम्मिलित होना चाहता है तो उस कार्य को रुचि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर। जॉन डेवी ने रुचि को किस प्रकार अधिगम परिभाषित किया है? जॉन डेवी के शब्दों में रुचि अवधान की पहचान और उसकी स्थिति है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि होती है तभी वो उस पर ध्यान देता है। रुचि और अवधान का गहरा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। 1 नंबर, रुचि का मूल उद्गम इच्छा से होता है। जब बच्चे किसी विषय के प्रति जिज्ञासा रखते हैं तभी उनमें उसके प्रति रुचि भी जन्म लेती है। 2 नंबर पॉइंट, व्यक्ति को रुचि के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलने पर संतुष्टि होती है। जैसे गणित में रुचि रखने वाले छात्र को गणित में संतुष्टि मिलती है। 19 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? जिसका आंसर है शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक इवान पी पावलोव नामक रूसी मनोवैज्ञानिक ने किया था। उनका प्रसिद्ध प्रयोग क्या था? उनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्तों पर था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक तटस्थ उद्दीपक को एक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ने पर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? उनका प्रसिद्ध प्रयोग क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक थे V.F. स्किनर। स्किनर ने एक विशेष उपकरण विकसित किया जिसे स्किनर बॉक्स के रूप में जाना जाता है। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन से आप क्या समझते हैं? स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन एक सिद्धांत है जो बताता है कि व्यवहार को उसके परिणामों से आकार दिया जाता है। इसके बाद आते हैं, डिंग डिसेनिंग क्या है? डिंग डिसेनिंग क्या है? डिंग डिसेनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक या मानसिक अनुकूलन के बाद किसी जीव में धीरे धीरे अनुकूलन की क्षमता कम होने लगती है। ये लंबे समय तक किसी काम को न करने या किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया न करने से होता है। नेक्स्ट आते हैं, गेस्टल्ट के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका एक्चुअली तुम लोग ऐसे स्टार्ट करना, गेस्टल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पुनः रूप संगठन संपूर्णता या एकीकृत संपूर्णता। गेस्टल्ट सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी वस्तु, घटना या चित्र को देखते हैं तो हम उसे उसके व्यक्तिगत भागों में नहीं बांटते बल्कि उसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन, समस्या निवारण सिद्धांत की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें। 1 नंबर पॉइंट, प्रयास और त्रुटि की प्रक्रिया। व्यक्ति या प्राणी विभिन्न उपाय आजमाता है, गलत उपायों को छोड़ता है और अतः सही उपाय खोज लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, संपर्क का नियम। सफल उत्तर के बाद वही प्रतिक्रिया स्थायी हो जाती है क्योंकि उसका सुखद अनुभव होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, गेस्टल्ट के किसी एक उदाहरण का वर्णन करें। जब वस्तुएं या आकृतियां एक दूसरे के पास होती है तो मस्तिष्क उन्हें एक समूह के रूप में देखता है। उदाहरण, ऊपर की आकृति में हम दो समूहों के रूप में बिंदुओं को देखते हैं क्योंकि वो समीप है। गेस्टल्ट का 2 लाभ लिखो। आत्म जागरूकता में वृद्धि, समस्या समाधान में सहायता। थॉर्नडाइक के प्रयास और भूल सिद्धांत की आलोचना करो। थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत का अधिगम में प्रारंभिक व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं और कमियां भी है जो निम्न में वर्णित है। 1 नंबर पॉइंट, अंतर्दृष्टि की उपेक्षा। थॉर्नडाइक ने अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की प्रक्रिया की अनदेखी की। गेस्टल्ट सिद्धांतकारों ने दिखाया कि जटिल समस्याओं का समाधान अचानक सोच से भी होता है, जो थॉर्नडाइक सिद्धांत में नहीं है। उदाहरण, कोहलर के बंदरों पर किए गए प्रयोग। जितना उदाहरण है पावलोव, कोहलर, थॉर्नडाइक, सबका उदाहरण मैं तुम लोग को ब्रॉड क्वेश्चन के साथ जब दूंगी समझा दूंगी। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखो। 1 नंबर पॉइंट, ज्ञान की सक्रिय खोज। ब्रूनर के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। बालक अपने परिवेश में मौजूद वस्तु, घटनाओं और सूचनाओं का विश्लेषण कर ज्ञान प्राप्त करता है। वो स्वयं अनुभव करता है, खोज करता है और समाधान निकालता है। इस कारण इसे
खोज अधिगम भी कहते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में है समस्याओं का समाधान। ब्रूनर के अनुसार अधिगम केवल ज्ञान अर्जन नहीं है बल्कि समस्याओं का समाधान करना भी है। बच्चों को समस्याओं का सामना कर स्वयं हल निकालने का अवसर देना चाहिए, इससे उनका बौद्धिक विकास होता है। 13 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद भी जो शॉर्ट है ये चैप्टर से मैं फिर तुम लोग को दूंगी पार्ट 2 में। नंबर 30 में आते हैं, आंसुबल के अर्थपूर्ण ग्रहणशील अधिगम सिद्धांत की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। 1 नंबर पॉइंट, रटकर सीखने की आलोचना। आंसुबेल ने रटकर सीखने की आलोचना की। रटकर सीखी गई जानकारी जल्दी भूल जाती है, इसमें समझ और विश्लेषण का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में केवल तथ्यों को याद करना पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके अर्थ को समझना आवश्यक है। और 2 नंबर पॉइंट, आत्म प्रेरणा का विकास। जब विद्यार्थी अर्थपूर्ण अधिगम करता है तो उसमें सीखने की स्वाभाविक रुचि और प्रेरणा उत्पन्न होती है। वो नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इसी के साथ हम लोग का यहाँ एजुकेशन क्लास समाप्त हुआ स्टूडेंट। तुम लोग इसे अच्छा से नोट डाउन कर लेना। इसके बाद पार्ट 2 में मैं और जितना ये चैप्टर से शॉर्ट है वो भी दे दूँगी। ओके, बाय।